हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास के अध्याय संख्या 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के सारे टॉपिक वाइज वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ के साथ साथ अन्य सारे राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बारी बारी से आप देख सकते हैं और अपनी सभी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे पहला चैप्टर जो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज के पहले चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर अध्याय संख्या 2 जो है वह ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यह चैप्टर अध्याय नंबर 2 है। इसमें ग्लोब के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में दिखाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यानी कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ चुका है कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोलाकार नहीं है और यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में यानी कि बीच में थोड़ी उभरी हुई है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यानी कि आप उसके बारे में जांच सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, यानी कि अपने वर्ग में ग्लोब को देखिए कि वह किस प्रकार से बनाया गया है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब को पृथ्वी का नमूना कहते हैं जिसमें सारे पृथ्वी के बारे में दर्शाया गया है। तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, जैसे पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब यानी छोटा सा ग्लोब एक होता है, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी कि ग्लोब जो होता है, जो जिसको पृथ्वी का नमूना कहते हैं, और यह अनेक प्रकार का होता है, जिसमें जैसे कि एक छोटे से ग्लोब होता है जिसमें हवा भर करके यानी कि हम जहाँ ले जाना चाहते हैं आसानी से ले जा सकते हैं। तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। यानी कि पृथ्वी के अनेक प्रकार के स्थानों के बारे में जानने के लिए जिस प्रकार से कुम्हार के पास जो चाक होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे घुमाया जाता है, या लट्टू का पहिया जो होता है ना, उसी प्रकार से जैसे घुमाया जाता है, उसी प्रकार से ग्लोब को भी बारी बारी से घुमाया जाता है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यानी कि पृथ्वी के जैसा किसी गोले पर यानी कि गोल आकार की कोई वस्तु अगर होती है तो उस पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, यानी कि संदर्भ बिंदु, एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है। तो अब देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि अक्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के एक भाग में स्थित यानी कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यानी कि ग्लोब जिस भाग से होकर के गुजरती है उसके दोनों भाग को, एक भाग को उत्तरी भाग तथा दूसरे भाग को दक्षिणी भाग कहते हैं। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी काल्पनिक का मतलब होता है जो कल्पना करके उसके बारे में दर्शाया जाता है, यानी कि उसके रियल नहीं होता है। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। यानी कि प्रश्न उठता है कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं।
तो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यानी कि विषुवत वृत्त जो है वह पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं और इसे अंश में मापा जाता है। तो अक्षांश या समानांतर रेखाओं को किसमें मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार 90 अंश से उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुवों को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं? तो विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर यानी कि उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो उत्तरी अक्षांश यानी कि विषुवत वृत्त के और विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जबकि विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से यानी कि अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिणी यानी कि दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी ये हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी तथा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कि प्रश्न है उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के
ऊपर नहीं होता है तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीतोष्ण यानी कि शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को हम शीत कटिबंध क्यों कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगी द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री और 00 मिनट यानी सेकेंड दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा में पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इस संदर्भ रेखाओं को दर्शाया यानी कि देशांतरीय यामयोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। तो प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित यानी कि बांटा जाता है। तो ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामयोत्तर आपस में मिलती है। तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच में क्या है यानी कि राष्ट्रीय ग्रीनविच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यामयोत्तर का प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी कि उसकी जांच करते हैं, तो प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में जैसे पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है यानी कि बांटती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पो तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। और यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर की एक ही रेखा पर स्थित है। अवगलों पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामयोत्तरों के द्वारा बने ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांशों एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो गलों पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर
पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगी। तो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जो चित्र 2.8 में दर्शाया गया था। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अंग से व्यक्त करें, यानी कि दर्शाया जाए। तो जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, देशांतर और समय, जैसे समय को मापने का सबसे अच्छा साधक पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो समय मापने की सबसे अच्छा जो साधक यानी कि मात्रक है, वह पृथ्वी है, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी कि समय निर्धारण का जो सबसे अच्छा साधन जो है वो पूरे विश्व में, वह है आपका पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामियोतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामियोतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। तो समय के अंतर की दर को गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 बार घूमती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, जैसे 15 × 4 = 160 मिनट होगा। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामियोतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो अलग अलग यामियोतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियोतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए।
तो इस समयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक समयोत्तर माना जाता है। तो भारत में 82.5 डिग्री मानक को समयोत्तर माना जाता है। इस समयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भारत में माने जाने वाले स्थानीय समय है उसको भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र यानी कि समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।